Good morning, student. Today I am going to explain the chapter 14 source of energy. Our sub topic is wind energy. अब तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आपको पढ़ाई, उसमें अब हम विंड एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विंड एनर्जी आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशन जनरेट एयर मूवमेंट कोज विंड्स। विंड्स कैसे बनते हैं? अनइक्वल हीटिंग होती है जो लैंड की और वाटर की, किसके द्वारा? सूर्य की किरणों के द्वारा, तो विंड्स बनती हैं। ब्लोइंग एयर, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी यूज टू डू वर्क। अब उस काइनेटिक एनर्जी को विंड की किस में काम कर सकते हैं? हम यूज ले सकते हैं कोई काम करने के लिए। द एनर्जी वाज हार्नेस्ड बाय विंड मिल्स, और इसको एनर्जी को कैप्चर करने के लिए विंड मिल का प्रयोग किया जाता है टू डू द मैकेनिकल वर्क। इनिशियली जो पास्ट में विंड मिल का प्रयोग मैकेनिकल वर्क करने के लिए किया जाता था, विंड मिल का पहले कब किस काम में आता था? मैकेनिकल वर्क करने में। एग्जाम्पल के लिए वाटर लिफ्टिंग पंप, जो वाटर लिफ्टिंग पंप थे वो उनमें यूज होता था। द रोटेटरी मोशन ऑफ विंड मिल इज यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। कुओं से पानी निकालने के लिए भी विंड मिल का प्रयोग होता था। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड किस में यूज करी? विंड मिल के थ्रू मैकेनिकल वर्क में यूज करते थे पहले। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड with the help of windmill used to lift the water from the well in water lifting pump. Today wind energy, आजकल विंड एनर्जी किस काम में आती है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। A windmill essentially consists of a structure similar to a large fan. ये फैन की तरह से होता है। उसमें किस तरह की फिगर होती है? इसमें विंडमिल ऐसी होती है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर, उस पर जैसे फैन की 3 पंखड़ियाँ लगा देती होती है ना, इस तरह से ये रोटेट करती हैं और गोल गोल घूमती हैं। इसकी जो रोटेशनल एनर्जी है उसका प्रयोग किया जाता है टू रोटेट द टर्बाइन एंड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटेशनरी मोशन ऑफ विंडमिल इज यूज टू टर्न द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। द आउटपुट ऑफ ए सिंगल विंडमिल, जो आउटपुट होता है अगर सिंगल विंड मिल का देखा तो बहुत कम, छोटा सा होता है, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। इसलिए क्या करते हैं फिर? ए नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इरेक्टेड ओवर अ लार्ज एरिया। बहुत सारी विंड मिल लगा दी जाती हैं एक एरिया में टू गेट द विंड एनर्जी। द विंड एनर्जी वहाँ पर हमें जो मिलेगी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि बहुत सारी विंड मिल लगी हुई हैं। The energy output of each windmill in a farm is coupled together to get electricity on a commercial scale. उससे मिलने वाली फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है? उसे हम कमर्शियल स्केल पर यूज कर सकते हैं। डेनमार्क इज़ द कंट्री ऑफ विंड्स। वहाँ पर 25% जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है ना डेनमार्क में, वो किससे पूरी होती है? विंड मिल फार्म से होती है। विंड मिल यूज करते हैं वहाँ पर। उस किसके लिए? अपनी 25% जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वो विंड मिल फार्म से ही मिल जाती है उन्हें। और हमारे इंडिया में कन्याकुमारी के पास तमिलनाडु में विंड मिल फार्म है, और वहाँ से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है? 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वहाँ पर। और विंड एनर्जी के फ़ायदे क्या हैं? विंड एनर्जी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एक तो ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती, एफिशिएंट सोर्स है, इट इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसा सोर्स है? रिन्यूएबल सोर्स, हम इसे बार बार प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें पता है विंड तो हमें बार बार मिल सकती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इफ़ रिक्वायर नो रिकरिंग एक्सपेंसेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट देयर आर मैनी लिमिटेशंस। अब इसकी कुछ कमियाँ हैं। अगर हम विंड फार्म बनाएं, बहुत सारे विंड मिल लगाकर, जहाँ पर बहुत सारे विंड मिल लगे होते हैं उसे विंड फार्म बोलते हैं। उस विंड फार्म को बनाने के लिए कुछ क्या कमियां हैं वो देखो आप। अगर आपको विंड एनर्जी को हार्स करना है, कैप्चर करना है, देन विंड एनर्जी फार्म कैन बी एस्टेब्लिश ओनली एट दोज प्लेस वेयर विंड ब्लोज फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ ईयर। जहाँ पूरे साल लगभग विंड चलती हो, और उनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? उनकी स्पीड भी एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इतनी तेज़ स्पीड से विंड चलनी चाहिए। और साल के पूरे साल लगभग, अगर आपका एक साल में 12 महीने हो तो 11 महीने वहाँ तेज़ स्पीड से विंड चलनी चाहिए, तभी आप विंड एनर्जी को कैप्चर कर सकते हो। इसके अलावा देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटी। कभी विंड ना चल रही हो तो वहाँ कुछ बैकअप फैसिलिटी भी होनी चाहिए ताकि उस टाइम पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके।
इसके लिए एक लार्ज एरिया चाहिए होता है विंड मिल बनाने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़ी भूमि चाहिए होती है विंड एनर्जी फार्म बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1 मेगावाट जनरेटर, अगर आपको 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो यू नीड 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, तो 2 हेक्टेयर की लैंड तो आपको चाहिएगी। इतने लंबा चौड़ा एरिया आपको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए चाहिएगा, तो विंड फार्म बनाने आसान नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया इसके लिए चाहिएगा। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्म इज क्वाइट हाई, और जो शुरू में ये विंड फार्म बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत पैसा लगता है। मोर ओवर सिंस द टावर एंड ब्लेड, जो ये टावर है जिस पर ये फैन लगा हुआ है, इसके ब्लेड हैं जो लगे हुए हैं, आर एक्सपोज टू द नेचर लाइक रेन सन स्टॉर्म क्लोन, दे नीड ए हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस, तो ये बार बार ख़राब होते रहते हैं, इनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, रस्ट लग जाता है इन पर, क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर लोहे का बना होता है। उस पर जो ये पंखे की तरह 3 ब्लेड लगे हुए हैं ना, ये भी रस्टेड होते रहते हैं, तो मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए। तो इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे था एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो एटलीस्ट 2 एडवांटेज और 2 उसकी लिमिटेशन जरूर याद कर लेना। कोई भी आप एनर्जी के बारे में पढ़ो, जैसे विंड एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसकी 2-2, 3-3 कमियां और 2-2, 3-3 एडवांटेज आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, जो हम पुराने पास्ट से यूज करते आ रहे हैं, बिकॉज दे आर इजीली एक्सेसिबल, इजीली स्टोरेबल एंड चीप। अब हमें अल्टरनेट सोर्स ढूंढने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, हमारी प्रोग्रेस हो रही है। आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीज, आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, आवर लाइफ स्टाइल इज इंक्रीजिंग, द चेंज। और नए लाइफस्टाइल में हम क्या कर रहे हैं, वी यूज मशीन्स टू डू आवर वर्क, हमारा काम करने के लिए हम मशीन यूज करते हैं। जब मशीन यूज करेंगे तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं एनर्जी के लिए, तो हमें अल्टरनेट सोर्स ढूंढने पड़ेंगे। हम जो पहले के जो सोर्स हैं उन पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमें कुछ नए सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो डिमांड है एनर्जी की इंक्रीज हो रही है। वी नीड टू लुक फॉर मोर एंड मोर सोर्स ऑफ एनर्जी। वी कुड डेवलप, अब हम अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा जो नए सोर्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए हमें कुछ डिवाइस भी निकालने पड़ेंगे, ताकि वह डिवाइस उस न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी को कैप्चर कर सके। उसमें जो सबसे पहला हमारा आता है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हम पुराने समय से यूज नहीं कर रहे, क्योंकि सोलर एनर्जी को कैप्चर करना मुश्किल है। उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हमें कुछ स्पेशल डिवाइस चाहिए। सबसे पहले सोलर एनर्जी क्या होती है, सूर्य से मिलने वाली एनर्जी। सूर्य हीट लगातार देता रहा है, ये 5 बिलियन ईयर से पास्ट से हमें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, और आने वाले 5 बिलियन ईयर में भी हमें ऐसे ही हीट देता रहेगा। ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज टू आउटर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, केवल एक छोटा सा पार्ट सूर्य की ऊर्जा का हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है, और उसमें उस छोटे से पार्ट में से भी लगभग हाफ, नियरली हाफ ऑफ इट्स इज एब्जॉर्ब्ड, उसका जो हाफ पार्ट है उसमें से भी आधा, जो थोड़ा सा पार्ट पहुंचा उसका आधा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में से पास होकर उसे धरती तक पहुंचना पड़ता है, और बाकी बचा हुआ अर्थ के सरफेस तक आता है। अब तुमने पढ़ा कि 5 बिलियन ईयर से ये हमें हीट दे रहा है और आगे 5 बिलियन ईयर तक देता रहेगा। ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज टू अस, हमारे पास केवल एक स्मॉल पार्ट एनर्जी का पहुंचता है, और उसमें से भी नियरली हाफ ऑफ इट एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में से पास होता है तो उसका भी हाफ, तो अर्थ जो एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी बचा हुआ अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है। अब जो ये सोलर कुकर शो कर रखा है, जो सोलर कुकर है वो किस लिए यूज होता है, सोलर कुकर में सोलर एनर्जी यूज होती है टू हीट अप द आवर फूड। उससे पहले हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। जो सोलर कुकर है उसके ऊपर ब्लैक कलर किया होता है, वाई उस पर ब्लैक कलर क्यों किया होता है? अगर हम 2 कोनिकल फ्लास्क ले लें और दोनों में वाटर रख लें, दोनों को हाफ एन आवर के लिए सनलाइट में रख दिया, दोनों को सेम टाइम के लिए हमने सनलाइट में रख दिया, तो आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा गर्म होगा, जिस पर ब्लैक पेंट है या जिस पर वाइट पेंट है? एक कोनिकल फ्लास्क पर हम वाइट पेंट कर देते हैं, एक पे ब्लैक। आपको पता है 7th क्लास में आपने पढ़ा था, जिस पे ब्लैक पेंट होगा उसका वाटर ज़्यादा गर्म होगा। क्यों?
because the black color absorb more radiation in comparison to the white. White reflect most of the heat radiation that fall on it. जितनी भी सन की रेडिएशन उस पर पड़ेंगी उनको अधिकतर रिफ्लेक्ट कर लेता है वाइट कलर। इसीलिए ब्लैक कपड़ा हमें गर्मी में नहीं पहनना चाहिए। और जो ब्लैक कलर है ज़्यादा सन हीट की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए जो सोलर कुकर है उसे अंदर से ब्लैक, देखो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ना आपको, ब्लैक पेंट कर रखा है इस पर। जो सोलर कुकर है एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू कैप्चर द सन हीट एंड टू मेक कुक द फूड। अब फूड कुक करने के लिए इसके अंदर एक आपने बाउल रख दिया, उसमें मान लो आपने चावल रख दिए, उसको कुक करना है तो ब्लैक कलर का इस पर पेंट करते हैं। ऊपर एक ये गिलास की सीट रख देते हैं। ग्लास की सीट क्या करती है, जो इसमें सन रेज एक बार अंदर आ जाती हैं उसको आसानी से बाहर नहीं जाने देते, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको बताया था मैंने। इसका जो ऊपर देखो आपको ये लीड दिख रहा है, इसका ढक्कन दिख रहा है, उस पर कनकेव मिरर लगा दिया जाता है। वाई वी यूज कनकेव मिरर, बिकॉज कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर। जो रेज ऑफ लाइट इस पर पड़ेगी, हीट की जो किरणें आएंगी, हीट रेज जो आएंगी वो कन्वर्ज होकर कहाँ जाएंगी, सीधा इस बॉक्स में चली जाएंगी, एक पॉइंट पर चली जाएंगी सारी, जिससे जो खाना है जल्दी पक जाएगा। इसके फ़ायदे तो आपको बताएं कि आपको सन जो एनर्जी है कैसे, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रीन्यूएबल, बार बार हमें सनरेज मिलती रहती हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता। लेकिन अगर हम इस सोलर कुकर को यूज करने लग जाए क्लाउडी डे में, क्या ये हमें यूजफुल होगा? जिस दिन बारिश आ रही हो, सनरेज ना हो, तो ये खाना इसमें नहीं पका सकते। तो इट इज़ ईजी टू सी डैट दिस डिवाइस इज यूजफुल ओनली ए सर्टेन टाइम्स ऑफ डे। केवल दिन में ही यूज कर सकते हैं, रात को यूज नहीं कर सकते। तो इस लिमिटेशन से ओवरकम होने के लिए, इस लिमिटेशन से ऊपर उठने के लिए हम सोलर सेल यूज कर सकते हैं। दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिसिटी में। ए टिपिकल सेल डेवलप ए वोल्टेज ऑफ 0.5 to 1 volt एंड प्रोड्यूस अबाउट 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक जो सोलर सेल है वो इतने वोल्टेज क्रिएट करता है 0.5 to 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रिसिटी 0.7 वाट, ये बहुत ही कम है। इसलिए क्या करते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कंबाइंड, बहुत सारे सोलर सेलों को कंबाइंड कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं इन एन अरेंजमेंट। उसे क्या बोलेंगे, सोलर पैनल, सोलर सेल पैनल। और सोलर सेल पैनल कहाँ दिखाए हुए हैं, ये है सोलर सेल पैनल। इसमें बहुत सारे जो सोलर सेल हैं उनको एक दूसरे से कंबाइन कर जोड़ कर लगाया जाता है एक इंक्लाइंड प्लेन पर, इसे बोलते हैं सोलर सेल पैनल। इसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, जिससे फिर आपने देखा होगा सड़कों पर सोलर सेल पैनल से जो सड़कों के किनारे बल्ब लगे होते हैं, वो ट्यूब लगी होती है, वो इसी से जलती हैं। इसका फ़ायदा क्या है, द प्रिंसिपल एडवांटेज एसोसिएटेड विद द सोलर सेल दैट इट हैज़ नो मूविंग पार्ट, इसके पास एक मूविंग कोई पार्ट नहीं होता, तो जल्दी ख़राब नहीं होते। रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस बहुत कम चाहिए इनको। नो नीड ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस, जैसे आपने सोलर कुकर में कनकेव मिरर लगाया था, ऐसा भी कोई मिरर लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लिटिल मेंटेनेंस, बहुत ही कम मेंटेनेंस की ज़रूरत है इसको। दूसरा अनदर एडवांटेज दैट दे कैन बी सेटअप इन ए रिमोट एंड इनएक्सेसिबल हैमलेट एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, जहाँ पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पर भी ये सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की केबल बिछाना मुश्किल होता है, वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। और कमर्शियल स्केल पर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो सोलर सेल बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, सिलिकॉन यूज होता है। सोलर सेल में सिलिकॉन लगता है। सिलिकॉन विच इज़ यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल इज एबंडेंट, एबंडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है हमारे पास, लेकिन स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन लगता है। जो ये सोलर सेल बनाए जाते हैं उसमें लगता है स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन, और ये हमारे देश में बहुत कम मात्रा में है। इसीलिए जो सोलर सेल बनाए जाते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में बनाए जाते हैं। और दूसरा, इनके जो सोलर सेल को कंबाइन करने के लिए सिल्वर यूज की जाती है। इनको कंबाइन जोड़ने के लिए किसका यूज होता है, सिल्वर। फॉर रिकनेक्शन ऑफ दिस सेल, इन सेलों को रिकनेक्ट करने के लिए सिल्वर का प्रयोग होता है। इसलिए वो क्या पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो ये सोलर पैनल लगाने शुरू में एक्सपेंसिव पड़ते हैं।
फिर भी इतना एक्सपेंसिव होते हुए भी सोलर सेल आर यूज फॉर मैनी साइंटिफिक रिसर्च इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी यूज होते हैं। स्पेस प्रोब लाइक मार्स ऑर्बिटर सोलर सेल यूज होते हैं। टीवी रिले स्टेशन पर रेडियो में ये सोलर सेल यूज होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स में कैलकुलेटर्स में सोलर सेल लगाए जाते हैं। बेशक ये महंगे हैं फिर भी ये यूज हो रहे हैं। The solar cell panel are mounted on specially designed inclined rooftop so that more solar energy is used। आपको जो सोलर सेल पैनल ना स्पेशल डिजाइंड इंक्लाइंड रूफ टॉप पे लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को कैप्चर कर सकें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी उस पर इंसिडेंट हो सके, उस पर गिर सके और वो कैप्चर हो जाए। फिर भी सोलर सेल का यूज कम किया जाता है क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसके बैड इफ़ेक्ट है हाई कॉस्ट। ज़्यादा कॉस्ट होने के कारण इसे कम यूज किया जा रहा है। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव सबसे ज़्यादा क्यों पड़ रही है, क्योंकि इसमें सिल्वर यूज होता है इसके सोलर सेल आपस में ज्वाइन करने के लिए। फिर भी इनको वाचेज में, टीवी रिले स्टेशन पर, रेडियो में, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में, इनमें सब में यूज किया जाता है। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कि रिन्यूएबल कैसे है, क्योंकि हमें सोलर एनर्जी तो मिलती ही रहेगी, इसलिए ये रिन्यूएबल है, कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम सी। सी से हमें कई तरह की एनर्जी मिलती है समुद्र से। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। सबसे पहले हम टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ। अर्थ तुम्हें पता है रोटेट करती रहती है अपनी एक्सिस पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो मून का, तो समुद्र का पानी राइजिज एंड फॉल्स, दिन में 2 बार ऊपर और नीचे जाता है। इन्हें हाई और लो टाइड्स के बारे में हम एसएस में पढ़ते हैं कि समुद्र का पानी राइज करता है और फॉल करता है। इस समुद्र के पानी का ऊपर और नीचे जाने के कारण हमें जो एनर्जी मिलती है उसे बोलते हैं टाइडल एनर्जी। अब उसे हार्नेस करने के लिए, उसे कैप्चर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टाइडल एनर्जी को कैप्चर करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टिंग अ डैम, हमें डैम बनाना पड़ेगा अक्रॉस ए नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। हमें सी का ऐसा एरिया देखना पड़ेगा जहाँ वो नैरो हो और वहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा एरिया ढूंढना मुश्किल है। इसकी बैड इफेक्ट तो है कि हमें इसकी लिमिटेशन ये है कि सी का ऐसा एरिया ढूंढना पड़ेगा जहाँ नैरो ओपनिंग हो, दूसरा वहाँ डैम बनाना पड़ेगा। ये डैम में से जो फिर ये जो टाइडल एनर्जी आएगी वो किस में यूज करेंगे, टू टर्न द टर्बाइन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये वाली जो लोकेशन है, ऐसी लोकेशन ढूंढना बहुत ही मुश्किल है डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसलिए टाइडल एनर्जी बहुत ही मुश्किल से मिलती है। सेकंड है वेव एनर्जी। जो वेव एनर्जी है आपको पता है समुद्र के किनारे पर बार बार वेव जाती रहती हैं, कभी तेज कभी कम। आपने वेव आती हुई देखी होंगी समुद्र के किनारे पर, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उन वेव्स की, वो ट्रैप करके वेव एनर्जी का प्रयोग यूज किया जाता है टू टर्न द टर्बाइंस एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दीज वेव्स आर जनरली कैसी होनी चाहिए, द वेव्स आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सी। सी के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं उसके कारण ये वेव जो बनती हैं। वेव एनर्जी वुड बी वाइबल प्रोपोजिशन ओनली व्हेन वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले तो वेव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप ये वेव एनर्जी कैप्चर कर सकते हो। और जब इस वेव एनर्जी को कैप्चर करना है तो हमें एक स्पेशल डिवाइस भी चाहिए इसके लिए। तो स्पेशल डिवाइस हमें इसके लिए चाहिए और वेव बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी हम इस वेव एनर्जी का फ़ायदा है हमें टू टर्न द टर्बाइन टू रोटेट द टर्बाइन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए इस वेव एनर्जी का भी बहुत कम यूज किया जाता है। समुद्र से मिलने वाली एनर्जी है लाइक टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, इनको कैप्चर करने के लिए हमें स्पेशल डिवाइस का प्रयोग करना पड़ता है, स्पेशल टेक्निक का प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिए हम इस एनर्जी को कम यूज करते हैं। नेक्स्ट है ओशन थर्मल एनर्जी। समुद्र से जो थर्ड टाइप की जो एनर्जी है वो मिलती है ओशन थर्मल एनर्जी। द वाटर एट द सरफेस ऑफ सी और ओशन इज हीटेड बाय द सन। जो सरफेस का पानी है समुद्र का वो सूर्य से गर्म हो जाता है, और जो डीपर में पानी है, जो उसके समुद्र के अंदर पानी है, वो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कोल्ड होता है, अंदर पानी ठंडा और ऊपर सरफेस पर गर्म। तो जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है उसके ऊपर और नीचे के पानी में, उसका प्रयोग किया जाता है एज ए ओशन थर्मल एनर्जी।
उस ओशन थर्मल एनर्जी को हम प्रयोग कब कर सकते हैं, अगर उनके टेम्परेचर में एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो, कि ऊपर जो उसके सरफेस पर वाटर है और अंदर जो वाटर है उसमें कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो, तब हम इसको यूज कर सकते हैं ओशन थर्मल एनर्जी को। द वार्म सरफेस वाटर इज यूज टू बॉयल अ वोलेटाइल लिक्विड अमोनिया। अमोनिया जो गैस होती है उसको गर्म कर लिया जाता है, फिर उसके जो वेपर निकलते हैं उस लिक्विड के, यूज टू रन द टर्बाइन ऑफ जनरेटर। जनरेटर के टर्बाइन घुमाने के लिए किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और जो अंदर का जो कोल्ड वाटर है उसका प्रयोग क्या करते हैं, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन इज यूज अप टू कंडेंस द वाटर वेपर। उस अमोनिया के वाटर वेपर को, जो अमोनिया के वेपर्स होते हैं उनको फिर से दोबारा कंडेंस कर लिया जाता है कोल्ड यूजिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन, एंड अगेन वी गेट द लिक्विड अमोनिया। फिर हमें लिक्विड अमोनिया मिल जाते हैं। इस तरह से बार बार उस अमोनिया को यूज किया जा सकता है। पहले सरफेस के वाटर से अमोनिया को लिक्विड बना लेते हैं, फिर उसके वेपर बना लेते हैं, उन वेपर से टर्बाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेते हैं, फिर उन वेपर को कोल्ड वाटर यूज करके फिर से ठंडा कर लिया जाता है ताकि दोबारा वो हमें लिक्विड अमोनिया मिल जाए। दिस एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम सी। तो जो एनर्जी है जो हमें सी से मिली, 3 तरह की मिली, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, इज क्वाइट लार्ज। है तो बहुत ज़्यादा, बट जो हमें इसमें करना पड़ता है, एफिशिएंट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज डिफ़िकल्ट। इसका हम कमर्शियल स्केल पर यूज कर सके ये मुश्किल है, क्योंकि इसको कैप्चर करने के लिए स्पेशल डिवाइस चाहिए, हमें स्पेशल एरिया चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट जो हमारा टाइडल एनर्जी, इसके लिए हमें डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है नैरो ओपनिंग पर। वेव एनर्जी के लिए स्पेशल डिवाइस चाहिए ताकि हम उस वेव को क्या कर सकें, उस वेव एनर्जी को कैप्चर कर सकें। और हमेशा वो जो वेव जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वेव होंगी तभी हमें वेव एनर्जी मिलेगी। और हमेशा वेव स्ट्रॉन्ग हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है और वो हवा से ही वे वेव जो बनती हैं, समुद्र के ऊपर जो विंड चलती है उन्हीं से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो विंड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। ओशन थर्मल एनर्जी में भी तुमने देखा कि ओशन थर्मल एनर्जी को कैप्चर करने के लिए भी हमें डिवाइस यूज करने पड़ रहे हैं, लिक्विड अमोनिया यूज करना पड़ रहा है। तो और हमेशा टेम्परेचर सेम रहे हमें, कि ऊपर और नीचे का जो बीच का गैप है उनका टेम्परेचर का 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम ओशन थर्मल एनर्जी कैप्चर कर सकते हैं। तो इसकी जो ये कमियां हैं और जो फ़ायदे हैं इनको आप याद कर लेना। सबसे पहले सी एनर्जी कैसी, फ़ायदे क्या हैं इसके, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बार बार मिलने वाला सोर्स है ये, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।